This is an ABP Life podcast. लेडीज फर्स्ट के इस एपिसोड में ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट हमारे साथ में एक बहुत खास गेस्ट है। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं, आपको तो लोग जानते हैं, मैं मानसी हूं आपके साथ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। और हमारे आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है स्पेशल गेस्ट सीमा सेठ। कैसी हैं आप मैम? बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। तो ये फाउंडर हैं नई दिशा की। और ये नई दिशा क्या है, मैं चाहूँगी सबसे पहले तो आप यही बताएं। ज़रूर। जब मैंने ये स्कूल शुरू किया था, ये संस्था शुरू की थी, तो मेरे लिए वो नई दिशा थी, एक न्यू डायरेक्शन थी, क्योंकि आफ्टर 25 इयर्स ऑफ कॉर्पोरेट वर्किंग मैंने ये नया एक जर्नी स्टार्ट किया था। तो उसका नाम था नई दिशा, जो मेरे लिए नई दिशा थी। सो इट्स अ स्कूल फॉर अंडर प्रिविलेज्ड। सो इट इज़ अ स्कूल फॉर अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। और ये मेरा स्कूल है गुड़गांव में, बस्ती में है। तो जो भी बच्चे बस्ती में रहते हैं उनके लिए ये स्कूल है। और खाली और बस्ती में इतने बच्चे हैं कि हमें बाहर बच्चों को लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपकी कहानी के बारे में जब मैं पढ़ रही थी, मुझे पता लगा कि आप आज पढ़ा रही हैं इतने सारे उन ज़रूरतमंद बच्चों को जिन्होंने शायद कभी किताबें नहीं देखी होंगी। और वो स्टोरीज हम आपसे ज़रूर से जानना चाहेंगे। द फर्स्ट लुक, द फर्स्ट फील, जब उन्हें इस एहसास के बारे में पता लगा। बट बिफोर दैट मैं आपकी जर्नी के बारे में बात करना चाहूँगी कि आपके बारे में सुना है कि आप पढ़ना ही नहीं चाहती थी और आप फिर बन गई एक उम्र में आके टीचर। तो ये जो पूरी जर्नी है, इसके बारे में आप हमें ज़रूर से बताएं। राइट फ्रॉम द बिगनिंग, आपकी कैसी अपब्रिंगिंग हुई है, किस माहौल में आप बढ़ी, आप कहाँ तक पहुँची और ये नई दिशा तक कैसे पहुँची? सो आपने जो रिसर्च की ठीक ही किया है, क्योंकि जब मैंने स्कूल ख़त्म किया तो मैंने अपनी मदर को बोला कि मुझे आगे पढ़ना नहीं है। तो और वो कौन सी उम्र थी जब आपने ये कहा कि मुझे नहीं पढ़ना आगे? 17-18। हाँ, उस एज में हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमें तो नहीं पढ़ना। मैंने सोचा था कि मैं बहुत पढ़ाई कर ली, बिकॉज आई वाज नेवर इंटरेस्टेड इन स्टडी। आई वाज बहुत टॉमबॉय थी मैं। तो मुझे आउटडोर लाइफ ज़्यादा अच्छी लगती थी कि पर ये कि बुक दे के घर में पढ़ना वो मुझे नहीं अच्छा लगता था। तो उस वक्त आप क्या सपना देखती थी कि मुझे क्या करना है? तो थैंकफुली माई मदर सेड कुछ तो सोचना पड़ेगा कि तुमको क्या करना है, क्योंकि मैं अभी तुम्हारी इस उम्र में शादी तो करने वाली नहीं हूँ। और तो ये किस ईयर की बात है? आई फिनिश स्कूल इन 73। और उस उम्र में अगर पेरेंट्स ये बात कह रहे हैं, एंड मेरी 3 और बहनें हैं, तो उन्होंने कहा होगा कि अगर एक को मैं मान गई कि 17-18 साल में मैं शादी, तो मेरी और 3 इकट्ठी हो जाएंगी। नहीं तो शी वॉज वेरी श्योर एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू माई मदर टू से कि शी टुक द राइट डिसीजन कि कुछ और सोचना पड़ेगा। तो जो अगर पढ़ाई नहीं करनी तो क्या करना है। तो फिर मेरे अंकल उस टाइम कलकत्ता में रहते थे। तो उन्होंने मेरी मम्मी को बोला आप मेरे पास भेज दो इसको, मैं इसको कोई कोर्स करवा देता हूँ यहाँ पे। तो फिर मैंने 1 साल का सेक्रेटेरियल कोर्स किया। ऑलराइट, सेक्रेटेरियल कोर्स किया जो 74 में ख़त्म हो गया था। और मैं स्कूल में पास हो गई थी। अरे वाह। स्कूल में पास हो गई। मम्मा खुश? मामा खुश और मैं भी खुश कि मतलब फिर पढ़ाई करने के लिए स्कूल ना जाना पड़े, बिकॉज एक बार हो गया ना बहुत। तो 74 में फिर मैं देहरादून की हूँ मैं। तो मैं देहरादून वापस आई कलकत्ता से और फिर मैं जॉब ढूंढना शुरू किया देहरादून में। तो वहाँ पे एक बहुत फेमस स्कूल है, आप लोगों ने सुना होगा, वेलम स्कूल। सो वेलम बॉयज़ स्कूल में मुझे ऑफिस में नौकरी मिल गई। और वो 5 साल तक चली। अरे वाह। हाँ, सो मैं 5 साल तक मैंने वेलम्स में काम किया। और 17-18 साल की उम्र थी जैसे मेरी, बच्चे भी सब थे। सो मेरी सब बहुत ही अच्छी लाइफ बीती वहाँ पे, क्योंकि मस्ती ज़्यादा करती थी, काम कम करती थी, क्योंकि टीचर सब मेरे से बहुत बड़ी थी, तो वो मुझे भी बच्चों की तरह ट्रीट करती थी। तो 5 साल जब मैंने काम किया, 5 साल बीच में मैंने सोचा नौकरी तो लग रही है तो कुछ पढ़ लिया जाए। तो ये इच्छा आपके अंदर अपने आप से आई कि मुझे पढ़ना है। पढ़ लिया। तो फिर मैंने ये कॉरेस्पॉन्डेंस में मैंने शुरू किया। मैंने फिर इंटर किया, फिर मैंने ग्रेजुएशन की। और सुनते रहिए, ग्रेजुएशन की, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की। सब काम करते करते और ये पढ़ाई है तो मुझे लगा कुछ तो क्षमता है मेरे में कि मगर मैं पढ़ के मैं पास हो रही हूँ, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहा। तो फिर 5 इयर्स मैंने वहाँ काम किया। तो 74 से लेके 79। फिर उसके बाद मैंने 1 साल एक और स्कूल में वहाँ पे काम किया, सेंट जोसेफ्स एकेडमी। और इस दौरान मैं पढ़ती रही। और 1980 में मेरी
शादी हो गई। ओके। ऑलराइट, 1980 में शादी वो होता है ना कि शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। सो फिर 80 में, फिर 82 में आई हैड माई फर्स्ट सन एंड बट आई स्टार्टेड वर्किंग। तो फिर मैं दिल्ली में रहती थी, तो दिल्ली में फिर मैं काम करने लगी, फिर एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस व्हाटएवर। फिर मेरी सबसे लॉन्गेस्ट स्टेंट थी कॉर्पोरेट में अमेरिकन एक्सप्रेस में, जो मेरी लॉन्गेस्ट और लास्ट थी कॉर्पोरेट में स्टेंट। और उस दौरान फिर मैं दिन भर काम करती थी। तब तक मेरे बच्चे दोनों स्कूल जाते थे, बड़े थे। और मैंने फिर पढ़ाई के लिए एनरोल किया। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स किया भारतीय विद्या भवन से, इन HR एंड IPM। सो बहुत पढ़ाई जहाँ मैं पढ़ना नहीं चाहती थी, वहाँ मैंने बहुत पढ़ी लिखी हूँ। और अभी भी जब इट्स बिकम अ जोक, जब मैं सुबह तैयार होती हूँ तो मैं सबको बोलती हूँ मैं स्कूल जा रही हूँ। क्योंकि मैं स्कूल तो जाती हूँ ना। सो कहते कि अभी ग्रेजुएट करके कॉलेज भी जाओगी कि नहीं? मैंने कहा अब कभी नहीं जाऊँगी कॉलेज, अब मैं स्कूल में ही रहूँगी। तो ये है कि मेरी जर्नी के मतलब कैसे मैंने पढ़ा। 25 साल कॉर्पोरेट्स में काम किया। अक्टूबर 2013 में मैंने सोचा कि अब बहुत हो गया। क्योंकि मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी बहुत करती थी, ट्रैवल बहुत करती थी। तो कई बार ही होता था कि हफ्ते में 5 दिन में ट्रैवल, तो थक गई थी उससे। तो लखनऊ में बैठी थी। आई रिमेंबर मेरी लास्ट ट्रेनिंग वहीं थी, लखनऊ में बैठी थी अक्टूबर 13 को। फिर जिस कंपनी के साथ मैं काम करती थी, मैंने उनको मेल भेजी कि बस अब मैंने और काम नहीं करना है। I quit. I quit. It's such a nice feeling now to say I quit. Yes. So I quit, and fortunately, नई दिशा started in March 2014. और उसकी कहानी मेरे ख्याल आपने सुनी होगी कि उसका मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था। मैं खाली अपना टाइम वॉलंटियर करती थी। गुड़गांव में बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, तो मैं वहाँ जाती थी, बच्चों को पढ़ाती थी। आफ्टर टेकिंग रिटायरमेंट, आफ्टर अक्टूबर 2013 पढ़ाती थी। और मुझे बहुत बुरा लगता था कि जो बच्चों की सिचुएशन है, मैं क्लास 5 को इंग्लिश पढ़ाती थी गवर्नमेंट स्कूल में। वहाँ के बच्चों को ABCD भी नहीं आती थी, पर वो क्लास 5 में थे। ये गवर्नमेंट स्कूल के साथ जुड़ने का सिलसिला कैसे आपके दिमाग में वहाँ पे वॉलंटियर्स लेते ना, बिकॉज आई डोंट वांट टू से इट, बट इट्स मे बी वी सप्लीमेंट द टीचिंग रिक्वायरमेंट्स दैट द टीचर्स हैव। यू नो, आई डोंट वांट टू बी क्रिटिकल अबाउट इट, बट बुरा मुझे ये लगता था क्योंकि वहाँ पे जो प्राइमरी लेवल एजुकेशन है ना, उसका थोड़ा सा लेवल अच्छा नहीं था। तो अगर क्लास 5 के बच्चे को ABCD नहीं आती, तो उसी टाइम पे फिर ड्रॉप आउट शुरू हो जाते हैं ना, बिकॉज जब वो मिडिल स्कूल में जाते हैं वहाँ पे तो एजुकेशन एकदम डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो अगर आपको क्लास 5 तक ABCD नहीं आती है, तो आप क्लास 6 की बुक कैसे पढ़ोगे? तो मतलब वो जो एज होती है ना 12-13 साल की, जब वो प्राइमरी से जाते हैं मिडिल स्कूल, मिडिल स्कूल फिर सेकेंडरी, ड्रॉप आउट्स। तो क्योंकि वो कॉपी नहीं कर पाते, फिर घर में भी मार पड़ती है, टीचर्स भी मारती हैं कि मतलब नहीं पढ़ोगे तो फिर स्कूल में क्यों आ रहे हो? इसलिए तुम स्कूल के नाम से घर से तो निकल रहे हो, पर स्कूल जा रहे हो कि नहीं ये किसी को नहीं पता। सो दैट सिचुएशन वाज़न्ट नाइस, पर दैट वाज नॉट द रीज़न कि मैंने नई दिशा को स्टार्ट किया। गांव में जाती थी तो वहाँ पे रास्ता जाने का तो मुश्किल था, तो ऑटो वाला ले जाता था। और वहाँ पे वो उस टाइम तो होता था टुक टुक, लाल रंग की टुक टुक होती थी। और मेरा जो ऑटो वाला था उसका नाम था महेंद्र। तो एक दिन महेंद्र ने 3-4 महीने के बाद मेरे से पूछा कि मैम आप रोज़ आती हो यहाँ पे, आप पैसे लेते हो पढ़ाने के लिए? मैंने कहा नहीं। तो कहती है जब आते हो तो फिर क्यों आते हो आप? मैंने कहा मुझे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है। तो कहता है मैं बस्ती में रहता हूँ गुड़गांव में, और वहाँ इतने बच्चे गलियों में घूमते रहते हो, मैम आप वहाँ पे स्कूल क्यों नहीं खोलते? मैंने कहा तुझे क्यों शौक़ है मतलब स्कूल? कहता है 1999 में मेरे पेरेंट्स उड़ीसा के जब फ्लड्स आया था ना, मैं 9 साल का था, मेरे दोनों पेरेंट्स उस फ्लड्स में ख़त्म हो गए थे, और मैं हमेशा से चाहता था कि मैं पढ़ाई करूं, पर मेरे को कभी मौका नहीं लगा क्योंकि 9 साल में मेरे को एक NGO ने दिल्ली में ला के बसा दिया। और वहाँ फिर मैं जो भी कर रहा हूँ किसी की मतलब यू नो जहाँ पे जो भी अपने सर्वाइवल टी स्टॉल में काम कर रहा है, तो फिर ऑटो लिया उसने। तो कहता है मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये बच्चे भी मेरे जैसे हों कि मतलब बिना पढ़ाई के बड़े हो जाएं।
तो मैंने कहा ऐसा है महेंद्र, मेरे को 2 कमरे दिलवा दे बस्ती में, बिकॉज मैं सड़क पे बैठ के तो पढ़ाऊँगी नहीं, कभी बारिश हो रही होती है, कभी ज़्यादा धूप होती है या उसने 2 महीने में मेरे को 2 कमरे दिलवा दिए। ओके। और उस दौरान में फिर मैंने अपने फ्रेंड्स और फैमिली को मेल भेजा कि मैं ऐसा ऐसा करने वाली हूँ, तो किसी ने ऐसे नहीं कहा कि नहीं, दे सेड गो फॉर इट, वी विल सपोर्ट यू। सो नई दिशा स्टार्टेड विद 35 चिल्ड्रन, 2 टीचर्स जो मैंने गवर्नमेंट स्कूल से चोरी की। ऑन कैमरा आप ये बोल रही हैं। कोई बात नहीं। पर एक और मज़े की बात है, जो गवर्नमेंट स्कूल में ये थी लड़कियां, कहीं तो बहुत ही होशियार लड़कियां थी। हाँ। तो हमें उस टाइम पता चला कि एक अमिताशा स्कूल है, एमिटी इंटरनेशनल स्कूल ने लड़कियों के लिए स्कूल खोला हुआ है, वहाँ पे एडमिशन्स चालू हैं। तो हमने वहाँ पे 26 लड़कियों की एडमिशन करा दी। ओह। दैट वाज द रीज़न व्हाई द गवर्नमेंट स्कूल पीपल सेड आप अब कल से मत आना हमारे स्कूल। हमें कोई रिग्रेट्स नहीं थे, बिकॉज एटलीस्ट 26 लड़कियों का फ्यूचर बन गया था, क्योंकि उनको अमिताशा स्कूल में एडमिशन मिल गई थी। एग्जैक्टली। तो दैट वाज माय फर्स्ट सक्सेस स्टोरी कि मतलब हमने 26 की लाइफ चेंज। तो बच्चे अभी भी इन टच हैं हमारे और से। 2 आपने नई दिशा के लिए टीचर्स ले टीचर्स। हाँ, सो मैं आई एम बीइंग ऑनेस्ट Yeah. एंड आई ऑलवेज, अभी जो मेरी टीचर्स हैं, मेरे पास 10 टीचर्स हैं, मैं उनको भी बोलती हूँ 10 मेरे साथ 10 साल से हैं, जब से स्कूल शुरू हुआ। मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि आपको जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले आप प्लीज़ चले जाओ। ये मत सोचो कि आप सीमा मैम के साथ आपकी लॉयल्टी है, पर है मेरे साथ अभी तक 10-11 साल से। सो अगर किसी और ने चोरी करना है प्लीज़ करें, क्योंकि अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है सो बी इट। यस, और टीचर्स हैं, वो तो ज्ञान है। नहीं, ज्ञान है, अगर उन्होंने मेरे से इतना विजडम सीख लिया, इतना एक्सपीरियंस आ गया, अगर वो एक्सपीरियंस कहीं और दे सकते हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी। Yes. अब मैं बात करना चाहूँगी उन स्टोरीज पर जो वहाँ के बच्चों की हैं। सो जब आपको ऑटो वाले जो थे महेंद्र, उन्होंने आपको बताया कि इस तरह हमारे यहाँ पर गुड़गांव में जो एक बस्ती है, आई गेस हरिजन कॉलोनी है, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ते नहीं हैं या उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। तो जब आप वहाँ पर गए, वो मेरे ख्याल से उनको वहाँ तक लाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अगर उन बच्चों ने कभी पढ़ाई नहीं की है, उनको ये कहना कि आपको पढ़ना है, आपको आना है, जहाँ उनके माता पिता भी, ये एक हार्श सच्चाई है कि वो भी उस तरफ ध्यान नहीं दे पाते, और वो भी चाहते हैं कि बच्चा हमारे साथ चले, कुछ काम करे, और वो भी जल्द से जल्द घर में कुछ अर्निंग लाने लगे। ये एक हार्श रियलिटी है उनकी उस लाइफ की। सो आपको किराए पर कमरे तो मिल गए, लेकिन कमरों तक उन बच्चों को लाने का वो सफ़र क्या था? एक बात बताओ, आज मेरे पास 130 बच्चे हैं और मेरे पास वेटिंग लिस्ट 130 बच्चों की है। हमने कभी प्रचार नहीं किया, हमने कभी लोगों को ये नहीं किया कि हमारे पास स्कूल है। हमारे पास रोज़ पेरेंट्स बच्चों को लेके आते हैं कि एडमिशन दिलवा दो। हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि हमें जाके पेरेंट्स को बोलना पड़े कि एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट। बट मैं उस पहले दिन को याद करवाना चाहूँगी। हाँ, सो था 35 बच्चे। मेरे को नहीं लगता कि हमने ढूंढे, हमने मेरी टीचर्स जो थी, 2 बैठ के हमने 1-2 हफ्ते पहले हमने वहाँ पे टेबल्स रखी कि आए, और हमने एडमिशन फॉर्म्स बना लिए थे। तो आए तो 35 बच्चे वैसे ही आ गए। और महेंद्र था ना, और महेंद्र ने सबको बोला कि मैंने मैडम लोगों को बोला है, तो मेरे ख्याल महेंद्र की वजह से जो एक फर्स्ट 35 होते आ गए, उसके बाद फिर अपने आप खींचते आए। So, उन बच्चों की कुछ कहानियां बताना चाहेंगी, किसके क्या सपने थे, कौन क्या कहता था? तो एक बच्चा ऐसा था, उसका नाम है बप्पन दास। अच्छा। बप्पन दास मेरे पास आया था, उस टाइम उसमें क्लास 2 में आया था, 7-8 साल का था। फिर हमारा जो एम था, मैं थोड़ा सा पीछे की बात बताती हूँ, जो हमने स्कूल शुरू किया, हमने केजी क्लास 1 और 2 तक किया था, और हमने ये सोचा था 2 में थोड़ा सा बच्चे प्रिपेयर हो जाएंगे, फिर हम उनको मेन स्ट्रीम स्कूल्स में डाल देंगे। और 2-3 साल हमने वही किया। एक फर्स्ट ईयर तो कुछ नहीं किया, क्योंकि उतना टाइम तो लगा बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए। और उसके बाद फिर हमने लोकल स्कूल्स के साथ थोड़ा सा अपना टाई अप किया।
जैसे वहाँ पे DPS शिक्षा केंद्र है, एक राव राम सिंह है, मानस स्कूल है, सो उनके साथ हमने अपनी नेटवर्किंग की। और जब हमारे बच्चे उस लायक हो गए कि वो दूसरे स्कूल का एडमिशन टेस्ट देने लायक हैं, फिर हम उनको वहाँ पे भेजते थे। वो टेस्ट पास करके उस स्कूल में एडमिशन हम उनको दिलाते थे। तो ये बप्पन दास था हमारे पास क्लास 2 में था। फिर क्लास 3 में जब होना था, फिर हमने एक और स्कूल देखा, राव राम सिंह पब्लिक स्कूल है, पेड स्कूल है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, पर हमने देखा कि 4-5 बच्चे ऐसे थे कि कुछ लायक हैं, तो हमने उनके लिए स्पॉन्सर्स ढूंढे। ओके। तो स्पॉन्सर्स ढूंढे क्योंकि इतने हमारा भी जो NGO चलाते थे, हम लोगों की डोनेशंस के बेसिस पे चलाते थे, तो हमने उनके लिए स्पॉन्सर्स ढूंढे और उनको राव राम सिंह स्कूल में डाल दिया। 2019 तक तो सब सही सलामत चला। फिर आ गया पेंडेमिक आ गया और ये बच्चे थोड़े से ओवर एज हो गए, 2 साल का इनको गैप हो गया। तो फिर 2-3 बच्चे तो वहीं रहे और वो अभी भी है। नूतन दास है, क्लास 7 में है, वो हमारे पास KG से थी 7 एंड शी इज़ डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और बप्पन दास थोड़ा सा उसको ना वो ओवर एज हो गया, थोड़ा 15 साल का हो गया एंड ही वाज नॉट एबल टू कोप। तो फिर हमने उसको निकाल के वहाँ पे गुड़गांव में एक और स्कूल है, विद्या स्कूल, विच इज़ स्टिल क्लास 12। फिर हमने उसको विद्या स्कूल में डाल दिया। तो पप्पा ने आज क्लास 11 पास कर लिया है। अरे वाह। और फिर उसको मैंने अभी एक जीविका प्रोग्राम में डाला हुआ है। जीविका प्रोग्राम में उनको वो वोकेशनल स्किल्स पढ़ाते हैं। 6 महीने का कोर्स है। वंस ही हैज़ अ क्लास 12 सर्टिफिकेट, दे गारंटी एम्प्लॉयमेंट। ओके। सो 6 महीने का उसने जून में स्टार्ट किया था। नवंबर 15 तक उसकी ये चलेगा। नवंबर 15 से 6 महीने की इसको क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी फॉर क्लास 12। अप्रैल में इसका एग्ज़ाम होगा एंड ही विल बी एलिजिबल टू गेट अ जॉब। सो ही इज़ वन ऑफ द अदर वंस। एक और लड़का है जिसको हमने लोटस पेटल फाउंडेशन में भी स्पॉन्सर कर रहे हैं। ही इज़ वेरी कीन टू जॉइन द आर्मी। सो वी आर ट्राइंग। सो बिकॉज हमारे 10-11 साल हुए, तो अगर बच्चों ने हमको उस टाइम पे क्लास 1 में ज्वाइन किया, तो अब वो इस लायक हो रहे हैं कि अब हमको आगे हमने प्लानिंग करनी है कि उनका क्या हो सकता है। क्योंकि अगर अभी हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो फिर जो एजुकेशन मैंने उनको इतने साल दिया वो सारी वेस्ट हो जाएगी। हाँ। क्योंकि आई थिंक ओनली 1 or 2% वुड एक्चुअली वांट टू गो टू कॉलेज, क्योंकि पढ़ाई करना इतना उनके लिए आसान नहीं है। देखो, ओपन स्कूल और ओपन कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, जो कीन है हम उनको ज़रूर हेल्प करेंगे, पर जो नहीं है उनके लिए कुछ हमको ढूंढना है रास्ता कि उनकी एजुकेशन वेस्ट ना हो जाए। क्योंकि क्या होगा फिर, क्योंकि फिर क्राइम की तरफ बढ़ते जाएंगे। अगर 14-15 साल के हैं, उनको गलत काम सिखाने वाले बहुत हैं। सो दैट इज़ माई बिगेस्ट चैलेंज नाउ, जब मैंने अब 10-11 साल नई दिशा चला ली, कि आगे अब मैं उनको वोकेशनल स्किल में इन्वेस्ट करूं, ताकि उनको आगे कुछ पढ़ने के लिए या उनकी एटलीस्ट एम्प्लॉयमेंट रेडी कर दो उनको। एग्जैक्टली। मतलब आप पूरा मंजिल तक उन्हें पहुंचा नहीं, अदरवाइज आई एम वेस्टिंग माई टाइम, आई एम वेस्टिंग देयर टाइम, आई एम वेस्टिंग माई टाइम इफ़ आई डोंट प्लान। बिकॉज पेरेंट्स नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम पेरेंट्स को जब हम बुलाते हैं, जब नए बच्चे आते हैं, ओरिएंटेशन ये है कि आपको बच्चों को अटेंडेंस रेगुलर होनी चाहिए। और ये किस तरह के पेरेंट्स हैं, क्या काम करते हैं? सो ये पेरेंट्स हैं, जैसे हाउसमेड्स हैं, कुक्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, हाउस कीपिंग जो लार्ज बिल्डिंग्स में हाउस कीपिंग के हैं, सब्जी वाले हैं, जो कियोस्क लगाते हैं वो हैं। लेबर, जो कंस्ट्रक्शन लेबर बहुत कम है, क्योंकि जो ये बस्ती है उसकी किराया काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन लेबर है वो झुग्गियों में रहते हैं। और ये नहीं कि हम झुग्गियों के बच्चे नहीं रहते, हमारी झुग्गियाँ हैं वो जो सड़क के पार हैं। और मैं बच्चों को सड़क के पार से नहीं लेता चाहती हूँ, कि वो सड़क पार करने में ना मेरा आई गेट वेरी नर्वस कि छोटे छोटे बच्चे सड़क पार, क्योंकि माँ बाप तो गारंटी लेते नहीं है कि हम छोड़ेंगे या लेंगे। तो वो झुग्गियों के बच्चे, जो पेरेंट्स मानते हैं कि हम छोड़ देंगे बच्चों को पिक करने, दे आर अलाउड। अदरवाइज मैं वो झुग्गियों के बच्चों को थोड़ा सा डरती हूँ लेने में, क्योंकि फिर पेरेंट्स आर नॉट टेकिंग ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी।
उनको हो भी नहीं सकता है। वो 7 बजे घर से निकलते हैं, रात को आते हैं लंच के लिए, फिर चले जाएंगे और साथ तो कहाँ वो बच्चों को पिक करेंगे, ड्रॉप करेंगे। कोई कोई पेरेंट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और जो लेते हैं वो दिल जान से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और फिर वो पूरा अपना कमिटमेंट रखते हैं। बच्चों के लफ्ज़ जो आपके दिल को छूते हैं, कुछ ऐसी बातें बताना चाहेंगी जब किसी ने ऐसी बात बच्चे बोली हो? सोचते हैं कि मैं सांता क्लॉज हूँ क्योंकि जब भी मैं लाती हूँ या तो टीचर्स को बोलती हूँ चॉकलेट है या स्वीट्स हैं रखी हैं, हाँ। मतलब उनको हाथ में कभी नहीं देती हूँ, पर जब भी मैं जाती हूँ उनको लगता है कि कुछ तो आया होगा आज। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता तो हमें लगता है अल्लाह कुछ तो लाया तो- होगा, हाँ, हाँ। और खाली हाथ आए तो तो नाक मैं से उड़ आपको जाती बताती है। हूँ, हम बच्चों को बिल्कुल, मेरी टीचर्स को अलाउड नहीं है बच्चों को मारना, हाथ नहीं लगाना है। ओके। तो हमारी ये पॉलिसी है, ऐसे डांटो का, बिकॉज उनको घर में इतनी मार पड़ती है, इतनी मार पड़ती है कि जब हम उनको बच्चों को ENT के टेस्ट के लिए ले जाते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं अबाउट 50-60% का ईयर ड्रम्स फटे हुए हैं, क्योंकि जब उनको चांटा पड़ता है, तो जब चांटा पड़ता है तो सीधा कान पे पड़ता है ना, जोर से कोई ऐसे मारो तो कहाँ पड़ेगा, तो उनके ईयर ड्रम्स बस्ट हो रखे हैं। तो मैं अपनी टीचर्स को बोलती हूँ उनको घर में बहुत मार पड़ती है, क्योंकि पेरेंट्स के पास पेशेंस नहीं है, या वो शराब पी के मारते हैं, या इफ़ यू सी देयर लाइव्स यू विल फील वेरी बैड, कि मतलब बच्चे क्या क्या देखते हैं और कैसे वो बड़े होते हैं। तो मैं आपको बच्चे के बारे में बता रही थी। तो मैं एक बारी हेयर कट करा के गई स्कूल में, और बच्चों को पनिशमेंट क्या मिलता है, हम उनको बोलते हैं कि ऐसे करके खड़े रहे, क्योंकि जब हाथ चलता है तो वो दूसरे को तंग करेगा, तो उनको ये पनिशमेंट है, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। तो वो एक खड़ा हुआ है ऐसे करके, और मुझे देख के कहता है बाल कटा के आई है हाँ, और किसी दिन मैं थोड़ा सा तैयार होके चले जाऊं तो मैम आज तो आप बहुत सुंदर लग रहे हो, मतलब ऐसे ऐसे, मतलब वो दे relate to me, they talk to me like a friend, which is nice, because I'm not teaching them, so I only go there, I supervise, I see, I open the notebooks, नहीं होगा ठीक करो, corrections करो, so that is my relationship with them, it's you know like a friend. So जब भी कोई outing होती है मैं ज़रूर जाती हूँ उनके साथ, और हम उनको खूब outings के लिए बहुत ले जाते हैं। कहाँ कहाँ कैसे? जैसे इंटरनेशनल क्लाउन फेस्टिवल हुआ था, वो अभी 2 दिन पहले IIM गुड़गांव ने ट्री प्लांटेशन किया था, बिकॉज उनके मानसून्स में ट्री उसके लिए ले जाते हैं। ये कलाग्राम है वहाँ पे, वो जब भी कोई करते हैं जैसे आर्ट कंपटीशन या डिबेट्स वगैरह, सब में मैं उनको इनकरेज करती हूँ, बिकॉज आई वांट देम टू गेट दैट एक्सपोजर सो दैट दे कैन एस्पायर कि हम यहाँ ही रहें और यहाँ पढ़ें और यहाँ कुछ हमें और अच्छा करने को मिलेगा, कि हमें फिर गाँव नहीं जाना। आई वॉन्ट देम टू गेट दैट स्मार्ट। यस एग्जैक्टली। अच्छा, ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि बच्चे अपनी इच्छा से आ तो रहे हैं पढ़ने के लिए, बट देन जिस माहौल में वो रहते हैं, कई बार ऐसे हादसे होते होंगे जहाँ उनको शायद रोका जाता हो या वो ना आ पाते हो, क्या ऐसे कोई किस्से हुए? एक कल ही हुआ है, एक मेरी क्लास 5 की लड़की है और उसका भाई है क्लास 2, तो वो आए कल शाम को बुक्स वापस करने के लिए कि मेरे पापा बीमार हो गए हैं, इसलिए ये बुक्स वापस ले लो, हम हमेशा के लिए गाँव जा रहे हैं। दैट्स माई बिगेस्ट चैलेंज। जब पेरेंट्स डिसाइड कर लेना कि हमको अब यहाँ नहीं रहना है, तो कुछ और हमने कहा क्या हुआ, पेरेंट हमारे पिताजी बीमार हैं, तो मैंने कहा बीमार है तो डॉक्टर्स तो यहाँ हैं, आप गांव जाके नहीं, उनके ना दिमाग में कीड़ा है कुछ, अब क्या है, you can't even, because we I mean I also want to tell you that I am now known as Hans Nahi Disha, because we were taken over by Hans, and Hans has a lot of health Hans welfare centers, so we can help them with hospitals, but नहीं, उनको लगता है अब एक बच्चा पिछले साल उसको टाइफाइड और जॉन्डिस इकट्ठा हुआ, तो हमें लास्ट मिनट तक उसने हमें बताया नहीं, टिल वी गॉट टू नो दैट द चाइल्ड इज नो मोर। सो you know some things are beyond our control and we feel really sad because जो मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको यहाँ मिलेंगी, आप गांव जाके क्या करोगे, वहाँ झड़वाओगे या क्या कराओगे, सो दे डोंट रियलाइज दैट, दे डोंट अप्रिशिएट दैट, एंड दैट्स समथिंग दैट यू नो ओवर एंड ओवर वी टेल देम यू आर इन द राइट प्लेस। अगर आपको बीमारी है या किसी चीज़ की आपको हेल्प चाहिए, हम हैं आपके लिए। अब 3 हफ्ते पहले एक हमारी 8 साल की लड़की
इतनी बड़ी दीवार से छलांग मार रही थी एंड उसका हाथ फिसला. There were these iron rods. She went right through that but we admitted her to a Paras hospital, which is one of the good hospitals there. We bought all the expenses and she's fine today. But that's the good thing about these children and these families. They're so resilient. उनको ना ये these छोटी छोटी चीज़ों से उनको दिमाग में एक प्रेशर नहीं पड़ता. हम लोग को, हमारे अगर किसी बच्चे को ऐसे हो जाए, हम तो 2 महीने रोते ही रहेंगे कि क्या हुआ, whatever. They recover like this. So that is the best part about them, maybe because this is how they're, that's built into them ना, कि मतलब सह लेते हैं वो. और मैं 2 बार ही उस बच्चे को हॉस्पिटल में देखने, लेटी हुई आराम से अपनी मम्मी के फ़ोन पे वीडियोस देख रही है कि मतलब 5 इंच उसका अंदर कटा, कितना खून निकला, पर आराम से बैठ के देख रही, कभी कुछ नहीं देखने में मतलब लगे ही ना उसको कि इतना इसके साथ प्रॉब्लम हुई है. सो आई एम हैप्पी फॉर देम दैट इतने रेजिलिएंट हैं कि मतलब दे ओवरकम देयर प्रॉब्लम्स इन अ मच बेटर वे देन वी डू. एग्जैक्टली. एजुकेशन की बात, चूँकि आपने कहा कि गवर्नमेंट स्कूल भी जब आप जाती थी वहाँ पर प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन उतना अच्छा नहीं था. एजुकेशन की फील्ड में ही अब आप हैं, एंड आई गेस वो मैं रिमेंबर ज़रूर से करना चाहूँगी कि किस उम्र में जाके आप वो टीचर बनी थी. जब मैंने नई दिशा स्टार्ट किया और उससे पहले जैसे वॉलंटियर करने में मैं हमेशा से थी. जब भी मैं जहाँ भी ऑफिसेज में भी थी, मेरे को बहुत अच्छा लगता था. मैं वॉलंटियर हर एनजीओ के साथ करती थी. तो इट्स जस्ट दैट मेरे को लगा कि अगर हम बच्चों को इंग्लिश या मैथ्स वो भी ना पढ़ाएं, एटलीस्ट हम उनको लाइफ स्किल्स तो सिखा सकते हैं. Okay. तो अभी जब भी मेरे पास वॉलंटियर्स आते हैं और बोलते हैं कि हम बच्चों को क्या सिखाएं, मैंने कहा जो आप अपने घर में अपने बच्चों को सिखाते हो, ठीक से बैठो, ठीक से खाओ, मतलब अगर खा के प्लेट उठा के अंदर रखो, ऐसे जो आप अपने बच्चों को सिखाते हो आप इन बच्चों को भी यही सिखाओ कि साफ़ सुथरा क्यों रहना है. नेल्स चेक करो उनके, गंदे हैं तो बेटा नेल्स क्यों गंदे होते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है, कूड़ा जमता है मुंह में जाता है, ऐसे वो सिखाओ उनको. सो इट्स नॉट ओनली अबाउट टीचिंग academics, it's also about other things ना. Yes, exactly. Education is holistic. Yes, exactly. और बहुत सारे चैलेंजेस जो आपने हमें बताए भी, लेकिन हाँ, इनका एक सॉल्यूशन मैं आपसे ज़रूर से जानना चाहूँगी, बिकॉज आप पिछले 10-11 सालों से अब इन लोगों के बीच रहकर आप ये जान चुकी हैं कि आखिर वो क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से ये एजुकेशन से नहीं जुड़ पाते और अपने आप को अपलिफ्ट नहीं कर पाते, जो ये नहीं सोचते कि अगर हम पढ़ लेंगे तो शायद हमारी फैमिली से कोई तो एक ऐसा शख्स होगा जो निकल कर ये सब काम काज अब नहीं करेगा. तो आपको क्या लगता है वो क्या चैलेंजेस हैं? सो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन जो भी मेरे पास आते हैं मोस्टली आर फर्स्ट टाइम लर्नर्स, कभी स्कूल नहीं गए हैं. उनके माँ बाप अगर आज भी फॉर्म भरने के लिए हम उनको बुलाते हैं, उनको अपना सिग्नेचर करना नहीं आता, अभी तक वो अंगूठा लगाते हैं और वो मैंने बैन कर दिया है. मैंने कहा अगले टाइम आप आओगे आप अपना नाम लिखना, और मैं बच्चों को बोलती हूँ ये मम्मी पापा है ना, मम्मी पापा को नाम लिखना सिखाओ. तो अगले टाइम जब साइन करना होगा, पीटीए में भी आएंगे तो उनको साइन करना पड़ेगा, ये अंगूठा नहीं चलेगा. और वो क्या ऐसा हुआ है पिछले इतने सालों में? बहुत बारी. अब मेरा जो केयर टेकर है, जो हमारा सफाई वाला है, किस्मत भैया है, उनको भी अपना नाम, उनको भी नहीं लिखना आता था. मैंने उनको बोला आप यहाँ खड़े रहो 2 दिन, जब बच्चे क्लास में, आप यहाँ पे एक एक पेज में 100 बारी लिखो किस्मत 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 क्यों, और अपना अब लिख लेता है. सो मतलब सिखाना पड़ता है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि हम बड़े हो गए हैं, हम कमा पा रहे हैं, हम जो भी है कमा के जितना भी कमाते हैं, और ये मैं आपको बताती हूँ कि काफ़ी कमा लेते हैं. बिकॉज अगर एक कोई ड्राइवर है, आजकल ड्राइवर की 16-18 हज़ार से कम सैलरी नहीं है. अगर आपके घर में जो मेड आती है 5-6 हज़ार से कम नहीं लेती है, तो अगर वो 2-3 घर में भी काम कर रही है तो इनकी आमदनी बहुत ठीक ठाक है. पर अगर वो सोचते हैं कि अगर हम यही काम करके हम इतने पैसे कमा लेते हैं तो फिर हमारे बच्चों को पढ़ने की क्या ज़रूरत है. अच्छा. पर हम बच्चों को एक्सपोजर देते हैं कि जाओ लोगों के ऑफिसेज में जाके कंप्यूटर के आगे बैठो, देखो कि भैया लोग क्या काम कर रहे हैं, ताकि उनको वो एस्पिरेशन हो
कि मतलब कि हमको ये काम करना है, हमको मम्मी पापा का काम नहीं करना, कि इट्स नॉट दैट जो मम्मी पापा काम कर रहे हो बुरा है, अगर वो ये काम करना बुरा है तो हमारे तो घर चले ना. exactly. we are so dependent on them. Yes. Because we are so dependent on them. पर obviously I want the children to aspire कि वो कुछ और सीखें, ताकि I mean कमाई भी उनकी ज़्यादा होगी. और so it's not easy, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं. अच्छा. हम आत्मनिर्भर हैं, जो हम करते हैं हमारे लिए इससे काम चल जाता है, तो पढ़ाने की क्या ज़रूरत है. पर जब वो जब अपने आप पेरेंट्स आके कहते हैं कि मैम इनका तो आपने इनकी लाइफ चेंज कर दी, क्योंकि वो जैसे बात करने लगे हैं या साफ कि हर टाइम नहाना है, बिना नहाए निकलना नहीं है. अब कई ऐसे पेरेंट्स हैं कि सुबह वो क्या बोलते हैं उसको, गमछा और बनियान पहन के स्कूल आ जाते हैं. अच्छा. तो मैं आई टोल्ड माई कोई अंदर यहाँ बिना अच्छे कपड़े पहने नहीं आएगा. सो मैं तो जाके जाओ पहले कपड़े बदल के आओ, फिर आपको पता नहीं यहाँ पे लेडीज़ हैं, टीचर्स हैं, आपको ऐसे स्कूल में आना चाहिए. तो उनको अपने आप को इतनी अकल नहीं है, तो फिर वो सो एटलीस्ट उनको लग रहा है कि कुछ मतलब सिविक सेंस धीरे धीरे सिविक सेंस है. और स्कूल भी हम जो चलाते हैं, पर हम कम्युनिटी को भी बहुत सपोर्ट करते हैं. अब जैसे पेंडेमिक था, हमने 8 वैक्सीनेशन कैंप्स लगवाए सारे कम्युनिटी में, सारे जो बस्ती में हैं उनको हमने वैक्सीनेशन लगाए. किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी उस टाइम पे, किसी ने लोन लिया हुआ था, सैलरी थी नहीं, और हर 2 महीने हमने उनको जैसे राशन दिलवाया. तो उनको लगता है कि हम लोग जो पढ़े लिखे हैं, थोड़े से प्रिविलेज्ड हैं, हम उनको भी उसी के उस लेवल पे लाना चाहते हैं, ताकि हम उनके तो उनको थोड़ा थोड़ा फ़र्क पता चल रहा है कि एजुकेशन का क्या महत्व है एंड हाउ यूजफुल इट विल बी फॉर देयर चिल्ड्रन टू बी एजुकेटेड. आखिरी सवाल जो मैं आपसे लेना चाहूँगी वो यही, आप तो गुड़गांव में हरिजन कॉलोनी में एक मिराकिल कर रही हैं और भी करने की कोशिश कर रही हैं, बट ऐसी बहुत सी हरिजन कॉलोनी पूरे इंडिया में हैं. सो उनका क्या, आप क्या सॉल्यूशन देखती हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको दिल्ली में इतने एनजीओज नहीं मिलेंगे जो आपको गुड़गांव में मिलेंगे. बिकॉज दिल्ली में आपके मेरे ख्याल 1438 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, okay, which are doing excellent work. And I'm sure you've heard about, and then that's Mr. Manish Sisodia and Atishi and all. I've attended happiness classes and all, and उनकी entrepreneurs के लिए classes होती हैं. I think they're doing a wonderful job. पर वो अभी स्थिति गुड़गांव में नहीं आई है. अच्छा. अभी बहुत सारे NGOs हैं, पर जैसे हमने गुड़गांव में ऑलमोस्ट अबाउट ओवर 2-3 lakhs ऑफ माइग्रेंट लेबर है, ये जो जिस लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं. पर इतने वहाँ पे NGOs हैं, और सब की मेहनत यही है कि हम सबको थोड़ा सा, बिकॉज दैट्स आर ओनली वे ऑफ स्टॉपिंग क्राइम, स्टॉपिंग दीज चिल्ड्रन फ्रॉम डूइंग थिंग्स जो हम पे इम्पैक्ट होगा ना. अगर वो गलत NGO is the only way उन्हें अपलिफ्ट करने के लिए, till such time that the government can take a little more interest in, you know, putting these things, because we are happy. So what does an NGO mean? Actually, NGO is something that we supplement the efforts of the government, and that's why they give us, you know, we can form trust. They give us an 80G 12A. So we have the government support because they know that people like us help them to do where they can't reach into these little micro places. We help them to do that. But I think we need to have a larger body where we can actually जो हम combine करके एक कर सकें, क्योंकि हमारी audience same है, हमारा purpose और objective same है. हम लोग सब भीख मांग के बच्चों को पढ़ाते हैं. तो अगर वो एक बड़ी बॉडी बन जाए जो हम इकट्ठे करके so that collectively हम the reach will be much higher. And I am part of this other association also, which is called the Indian Leaders for Social Sector. Okay. जो काम हो रहा है ना, आप you will be surprised कि कहाँ लोग जाते हैं और कहाँ कैसे काम करते हैं. Because I think people like us जो अब जिन्होंने सोच लिया है कि this is what we need to do, we need to make a difference to the lives of these people. बहुत मेहनत हो रही है ना across. और you'll be surprised that Maharashtra has the largest number of NGOs. They have the largest number of funding in the entire country. Okay. So that's what I'm saying. है हो रहा बहुत कुछ है, पर बहुत कुछ होना बाकी भी है.
क्योंकि बच्चों की नंबर देखे आपने, अगर मेरे पास 130 हैं तो 130 जिनकी वेटिंग लिस्ट, क्योंकि मेरे पास जगह बहुत कम है। और वही आजकल विधांस नई दिशा जिसके साथ मैं अब काम कर रही हूँ, जिन्होंने हमारी फंडिंग कम्प्लीटली टेक ओवर की है, जगह ढूंढ रहे हैं कि बड़ी जगह हो तो एटलीस्ट 500 बच्चों को हम अकोमोडेट कर सकें, बिकॉज जहाँ देखो बच्चे बच्चे बच्चे। तो जैसे मैंने बोला ना 130 मेरे बच्चे हैं, 130 की वेटिंग लिस्ट है मेरे पास। सो उसकी कोई कमी नहीं है, बिकॉज हम यूनिफॉर्म्स देते हैं, बुक्स देते हैं, मिड डे मील देते हैं, आउटिंग्स के लिए ले जाते हैं, जो नॉर्मल स्कूल्स करते हैं एग्जैक्टली, और एनसीईआरटी का हम करिकुलम फॉलो करते हैं ताकि आगे बच्चों को एडमिशन में प्रॉब्लम ना हो। सो मेरे जैसे बहुत हैं और भी। लेकिन इस एज में आपको इतनी एनर्जी कहाँ से मिल रही है? बच्चों से। सच में है, इट्स लाइक थेरेप्यूटिक। अगर मेरा मूड थोड़ा सा खराब हो ना, मैं जब स्कूल जाती हूँ मैं सब भूल जाती हूँ। और जब स्कूल मेरा, अगर आप देखोगे बेसमेंट में है, गर्मी बड़ी होती है स्पेशली इस मौसम में, इतना जब हमस होती है, पर कुछ हमें लगता नहीं। और जो मेरी टीचर्स भी है ना, वो इतनी कमिटेड है कि मतलब जब खाना दे रही होती हैं तो उनको लगता है हम सेवा कर रहे हैं। ओके। सो आई थिंक जिनको वो पैशन हो ना, कि है भावना दूसरों के लिए काम करने, फिर वो कुछ कोई रोक नहीं सकता उनको। मेरे ख्याल मेरा भी यही है कि आई गेट माई इंस्पिरेशन एंड ऑल द टाइम सोचती रहती हूँ कि अब क्या करना है। तो अब मेरा नेक्स्ट फेज अब शुरू होने वाला है। ओके। हाँ। क्या उसके कुछ ग्लिम्पसेस मिलेंगे? वोकेशनल स्किल्स फॉर 14+। ओके, वाह। हाँ, क्योंकि 14+ से अगर अभी हम उनको नहीं संभालेंगे तो फिर खो जाएंगे और ऐसे में काम करने लगे जो हमें ही बुरे लगेंगे फिर। सो वो वोकेशनल स्किल्स का है, उसके लिए मुझे बहुत सपोर्ट चाहिए, बिकॉज आई विल नीड पीपल टू एम्प्लॉय देम। अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे तो फिर मेरा एफर्ट फिर से वेस्टेड है। सो लगे रहेंगे जब तक है जान। एग्जैक्टली। सो थैंक यू सो मच सीमा सेठ हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू, माय प्लेजर।